अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ केमिस्ट्री चैप्टर 1। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आज चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, जिसमें आपने केमिस्ट्री का तारुफ पढ़ना है आज के लेक्चर में। ठीक है, कि केमिस्ट्री होती क्या है, ये केमिस्ट्री का नॉलेज आया कहाँ से है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री के जो है वो क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या खुसूसियात हैं, क्या उसका जो है वो इंट्रो है, क्या सारा कुछ हमने जो है वो इसके अंदर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री आई कहाँ से है, उसके बारे में हमें सबसे पहले जो है वो जानना है कि केमिस्ट्री जो है वो है क्या और ये कहाँ से नॉलेज आ रहा है। तो सबसे पहले हमें जो है वो, जैसे आप 9th में आते ही आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, फिज़िक्स ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन आप मिडिल सेक्शन तक क्या पढ़ रहे होते हैं, साइंस जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स उसके चैप्टर्स कुछ है वो केमिस्ट्री पर मबनी होते हैं, कुछ फिज़िक्स के चैप्टर्स होते हैं, कुछ लिविंग थिंग्स यानी कि बायो से मुतल्लिक जो है वो चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े होते हैं। ठीक है, तो आगे फर्दर बड़ी क्लासेस में जाके इसकी डिवीजन सेपरेट हो जाती है। तो इससे थोड़ा सा आपको जो है वो ये तो समझ आई होगी कि साइंस जो है वो साइंस के अंदर जो है वो बहुत सी डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मजमुआ है। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नॉलेज को जो है वो हम साइंस कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें साइंस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो साइंस का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। साइंस, ठीक है, साइंस जो है वो एक लैटिन लफ्ज़ से निकला है, लफ्ज़ साइंटिया, जिसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज, यानी कि इल्म, किसी भी चीज़ का इल्म। ठीक है, अब साइंस में कौन कौन सा इल्म आ जाएगा, ठीक है, कौन कौन सा नॉलेज आ जाएगा, ऐसा नॉलेज, ऐसा इल्म जो हम अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें देखने की हिस्स दी हुई है, हमारी साइट अच्छी है, ठीक है, हमारा टचिंग यानी कि टच करने का हिस्स हमें दी हुई है, देखने की, सुनने की, हेयरिंग हमारी जो है वो कैसी है, ये तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करके, सेंसेस को इस्तेमाल करके जो हमारे पास नॉलेज आता है, वो नॉलेज को हम जो है वो कह रहे हैं कि वो साइंस का नॉलेज है। ठीक है, इसी तरह से साइंस जो है वो सिर्फ मुशाहिदात या ऑब्जर्वेशन से जो इल्म हासिल हुआ है, सिर्फ उसी पर ही हम रिलाई नहीं कर रहे होते, बल्कि हम फिर उन पर तजर्बात करते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि ये जो हमें आया नॉलेज हासिल हुआ है ये ठीक भी है या नहीं ठीक। ठीक है, तो साइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, फिर उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके चेक करेंगे कि हर बार ऐसा होता भी है या नहीं होता। ठीक है, तो साइंस असल में क्या है, साइंस जो है वो हमारी हेल्प करती है सच्चाई को जानने में, फैक्ट्स को जानने में। ठीक है, ट्रूथ और फैक्ट को हासिल करने में हमारी जो मदद करती है वो साइंस है। साइंस क्या है, हकाइक और सदाकत पर मबनी इल्म को हम कहते हैं साइंस। जैसे कुरान मजीद में भी तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि गौर व फिक्र करो, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उन पर गौर व फिक्र करो कि कैसे बनाई हैं, क्या हो रहा है, ये फिनोमिना कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारा इल्म हमें हासिल करने की तरफ दावत दी गई है। ठीक है, तो ये सारा इल्म हम हासिल करते हैं, इसको हम कहते हैं साइंस। ठीक है, अब साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। साइंस के अंदर लिविंग थिंग्स यानी कि ज़िंदा चीज़ों का इल्म भी होता है, साइंस के अंदर बेजान चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स का भी जो है वो इल्म होता है। ठीक है, तो जो हम लिविंग थिंग्स की बात कर लें तो लिविंग थिंग्स में हमारे पास जो है वो बायोलॉजी आ जाती है। बायोलॉजी में हम तमाम लिविंग थिंग्स का जो है वो नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स का नॉलेज है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा होता है, फिज़िक्स के आ रहा होता है। ठीक है, इनको भी आप लोगों ने 9th में 10th में जो है वो पढ़ना है। इन सब्जेक्ट्स को, ये आप लोगों के लिए नए भी हैं और नए भी नहीं हैं, क्योंकि साइंस में आप लोगों ने इनके कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए हैं।
अब आ जाते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। बायो में तो हम सिर्फ जिंदा चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें हम क्या करेंगे, लिविंग थिंग्स का भी नॉलेज हासिल करेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स का नॉलेज भी हासिल करेंगे। अब ये बाकी साइंस की ब्रांचेस से किस तरह डिफरेंट है, किस तरह हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का नॉलेज हासिल कर सकते हैं, क्या बातें हासिल कर सकते हैं, तो अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। ये एक साइंस की ब्रांच है, साइंस की एक शाख है, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना होता है, विच डील्स विद मैटर्स फॉलोइंग थिंग्स। अच्छा, केमिस्ट्री में हमने जो है वो मैटर यानी कि मादे के बारे में पढ़ना है, मादे की कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है कि मादा के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ पाई जाती है, मादा कैसे जो है वो दिखता है, कैसे जो है वो काम करता है, ये सब कुछ जो है वो हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब मैटर की कौन कौन सी खुसूसियात हम पढ़ने जाएंगे, उससे पहले हम मैटर की थोड़ी सी नॉलेज हासिल कर लेते हैं, या मैटर को डिफ़ाइन करना सीख लेते हैं, ठीक है। मैटर यानी कि मादा, मादा क्या चीज़ होती है, हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हम देख रहे हैं, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें मैटर में आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस हो और जो कोई ना कोई स्पेस रखती हो, कोई ना कोई जगह घेर ले, ठीक है। एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर, ठीक है। रिवाइज हो गया, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मादा क्या होता है, जिसका कोई ना कोई मैस होता है और जो चीज़ कोई ना कोई जगह घेर ले उसे हम जो है वो क्या कह देते हैं, मादा कह देते हैं, ठीक है। फिर हमने मादा के बारे में पढ़ा भी हुआ है कि इसमें ठोस चीज़ें भी आ जाती हैं, इसमें लिक्विड चीज़ें, सॉलिड चीज़ें और गैसेस वगैरह भी आ जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम इनकी एग्जांपल्स कहें तो इवन कि ये जो बोर्ड आपको सामने नज़र आ रहा है ये भी एक मैटर है, एक मादा है। बुक जो आप खोल के बैठे हुए हैं वो भी एक जो है वो मैटर है, एक जो है वो मादा है। इसी तरह से वाटर लिक्विड की एग्जांपल में आ जाएगी और एयर जो है वो गैस की एग्जांपल में आ जाएगी। तो जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने हैं ये सब चीज़ें आपको पता है ना, मैथ्स भी रख रही हैं और जहाँ हम इनको रखेंगे वहाँ ये जगह भी थोड़ी घेर लेंगी, ठीक है। अपने साइज़ के हिसाब से ये जगह भी ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो ये हमारा हो गया मैटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद विच थिंग्स, ठीक है। नंबर 1 इज कंपोजिशन। कंपोजिशन किस चीज़ की, मैटर की कंपोजिशन के बारे में ये हमें बताएगी। मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताती है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताएगी और मैटर के रिएक्शंस के बारे में ये हमें बताती हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, ठीक है। अगर हम इसको उर्दू में कहना चाहें तो मादे की तरकीब के बारे में, मादे की साख्त के बारे में, मादा कौन कौन सी खुसूसियात रखता है और मादा कैसे रिएक्शन देता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये तमाम चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मैटर की 4 चीज़ें आ रही हैं इनको बारी बारी हम तफसील से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन की, ठीक है, कि कंपोजिशन का क्या मतलब है, तरकीब का क्या मतलब है, ठीक है। कि कोई अगर हम मैटर लेते हैं तो उसकी कंपोजिशन से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो वाटर है, वाटर एक मैटर है, ठीक है। तो वाटर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वाटर की कंपोजिशन क्या है, वाटर कैसे कंपोज हो रहा है, तो हमने जो है वो उसका फार्मूला हमें याद है H2O, ठीक है। तो फार्मूले से ही हमें नज़र आ रहा है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं वाटर की कंपोजिशन क्या है कि ये 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम के मिलने से बनता है। तो केमिस्ट्री जो है वो हमें किसी भी चीज़ की कंपोजिशन के बारे में बताएगी, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट, कितना इंटरेस्टिंग इल्म है केमिस्ट्री कि हमारे पास कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है तो हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, या उस हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है ना, तो कौन से एटम उसके अंदर मौजूद हैं, कितने एटम उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये सब का इल्म हमें केमिस्ट्री से मिल सकता है, ठीक है। लाइक हम बिरयानी बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना कि हमने उसके अंदर चावल डालने हैं, चिकन डालना है, मसाले डालने हैं, ये तमाम
चीज़ें हम क्या कह रहे हैं कि बिरयानी की कंपोजिशन क्या है, सिर्फ हम खाते हैं तो खाने से हमें पता चल रही है कंपोजिशन कि वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, टेस्ट से हमें कोई चीज़ पता चल रही है। तो जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे ही आप इसकी कंपोजिशन ले लें कि कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें जो है वो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। वाटर के इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी तरकीब और इसकी कंपोजिशन। ऐसे ही अगर हम नमक की बात करें या रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं NaCl, तो उसकी भी कंपोजिशन हमारे पास क्या होगी, अगर हमें इसका फार्मूला याद आ जाए जहन में, तो हमें पता है कि वो एक सोडियम के एटम और एक क्लोरीन के एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। एक सोडियम के एटम और एक क्लोराइड को जो है वो हम मिलाते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट आ जाता है, ये उसकी कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर, कि वो जो हम मैटर को डिस्कस कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो देखने में कैसा है, ठीक है। उसमें एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, कंपोजिशन ने तो हमें बता दिया कि इसके अंदर फलां एटम मौजूद है और इतनी तादाद में मौजूद है, ठीक है। अब वो एटम आपस में जुड़े कैसे हुए हैं, ठीक है, वो एटम आपस में जुड़े कैसे हुए हैं ये हमें स्ट्रक्चर को देख के पता चलता है। उनकी बॉन्डिंग के बारे में पता चलता है कि कैसे वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए, उनकी शक्ल कैसी है, वो लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो रिंग फॉर्म में हैं, या वो किस तरह का टेट्राहेड्रल, ये जिस तरह स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों ने थोड़े थोड़े पढ़े हुए हैं, इनको डिटेल में भी हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस तरह की शक्ल ये रखते हैं ये सारा हमें जो है वो केमिस्ट्री ही बताएगी मैटर के बारे में, ठीक है। अगर हम वाटर की एग्जांपल ले लें तो वाटर जैसे आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि दरमियान में आपके पास ऑक्सीजन है और साइडों पे उसके 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं और ये दोनों सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं। और सिंगल बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग से बनता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अगर इसको हम तफसील से पढ़ना चाहें तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। 2-2 पेयर की सूरत में आपके पास मौजूद हैं तो वो 4 हो गए और एक एक सिंगल मौजूद है। अब वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसने किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाना होता है, ठीक है। वो लॉन पेयर हम उसे कह देते हैं जो अकेला रह रहा होता है। अब वो जो अकेला रह रहा है उसने किसी ना किसी के साथ तो जुड़ना है, तो वो किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के पीछे क्या स्टोरी है, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब उनको भी जो है वो किसी ना किसी के साथ मिलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको पता है ना एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी को अवेल करने के लिए उन्हें जो है वो लेना पड़ता है किसी ना किसी से जो है वो साथ, या किसी ना किसी का शेयर लेना पड़ता है। तो इस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो मिलकर अपने अपने इलेक्ट्रॉन को रख लेते हैं साथ और शेयर कर लेते हैं। इस तरह से जो शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब ये बनाते क्यों हैं, क्योंकि देखें आखिरी मोस्ट शेल में जो है वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई चीज़ या कोई एटम स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से अब हम देखें तो हाइड्रोजन के पास अगर शेयरिंग में देखें रेड और ब्लैक जो है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, क्रॉस और डॉट ना, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी वैलेंस शेल में कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसका जो है वो वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है, दूसरे हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो रहा है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, अब अगर हम सारे काउंट करें क्रॉस के साथ तो उसके जो है वो कितने एटम हमारे पास बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे उसके, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो नोबल गैसेस जैसी वैलेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपके पास जो है वो उसकी आ जाएगी, बिल्कुल नोबल गैसेस जैसी जो है वो हो जाएगी, जैसे नोबल गैसेस की जो है वो आपके पास जो है वो आती है तरतीब इलेक्ट्रॉन्स की कि वो इनर्ट है, उसको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही ऑक्सीजन भी जो है वो अब हो गया, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास तरतीब के बारे में या साख्त के बारे में, ठीक है, कि कैसे कोई चीज़ जुड़ी हुई है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होंगे, ठीक है। तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो या उनके अंदर की बात हमें क्या पता चल रही है कि वो आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट क्लोरीन को दे देती है तो वो क्लोराइड आयन बन जाता है नेगेटिव, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एनाइन बन गया, और सोडियम खुद एक इलेक्ट्रॉन दे के कैटाइन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें कौन बता रहा है, कहाँ से पता चल रही हैं, केमिस्ट्री से पता चल रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि कोई मैटर है तो उसकी कैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये भी हमें केमिस्ट्री ही बताएगा। अगर हम वाटर की बात करें तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये हमें केमिस्ट्री ने बताया है। उसका कोई कलर नहीं होता, ये हमें केमिस्ट्री ने बताया है। उसका ऑर्डर भी नहीं होता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल भी हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज़
केमिकल भी हो सकती हैं, ठीक है, कि उसका ऑर्डर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें प्रॉपर्टीज़ किसी मैटर की, उसका वेट कितना है, ये सारा कुछ जो है वो हमें जो है वो केमिस्ट्री बताएगी। ठीक है, समझ आ रही है? टेस्ट कैसा है किसी चीज़ का, ये सारी प्रॉपर्टीज़ में शामिल हो जाता है। उसके बाद लास्ट चीज़ रिएक्शंस। किसी चीज़ को हम, कोई चीज़ अंडर डिस्कशन है तो वो कैसे रिएक्ट कर सकती है, अगर हमने उसको इस्तेमाल करना है तो हमें उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए पहले से ही कि वो कैसे रिएक्ट कर सकती है। ये ना हो कि रिएक्शन हम उसका करना चाह रहे हैं वो ओपन और वो उठ जाए, ठीक है, या वो रिएक्ट ही ना करती हो, ठीक है। तो हमें जो है वो उसके रिएक्शंस के बारे में भी केमिस्ट्री ही बताएगी कि ये जो चीज़ है ये रिएक्टिव है भी कि नहीं है, ये बहुत अच्छा रिएक्शन शो करेगी, किस चीज़ के साथ रिएक्शन देगी, किस चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं देगी, या ये बिल्कुल इनर्ट होती है, जैसे कि नोबल गैसेस बिल्कुल इनर्ट है, वो किसी के साथ मिलना पसंद नहीं करती क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल जो है वो कंप्लीट है, तो उनको किसी का साथ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो किसी चीज़ की रिएक्टिवनेस, उसकी इनर्टनेस के बारे में भी हमें केमिस्ट्री ही नॉलेज दे रही है। इसी तरह से वो कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ दे रिएक्ट, विच टाइप ऑफ रिएक्शन दे शो, वाटर है तो वो किस किस एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ रिएक्शन अगर देता है तो कैसे देता है। रिएक्शन की डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं, एडिशन रिएक्शन होते हैं आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के जो है वो हम ये रिएक्शन आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा तफसील पता चल जाएगी कि हर मैटर, हर चीज़ जो है वो डिफरेंट तरह के रिएक्शन देती है। तो वो हमें केमिस्ट्री बताएगी कि कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ कैसे मिल सकती है। क्लियर है आप लोगों को? केमिस्ट्री देखें कितना वास्ट नॉलेज है इसके अंदर, हमें जो है वो किसी भी मैटर के बारे में कितनी ज़्यादा तफसीलात, कितना ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों है, इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें ये एज अ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जा रहा है। बच्चे, केमिस्ट्री तो हमारी ज़िंदगी के इर्द गिर्द फैली हुई है, ठीक है। इवन कि ये जो मैं मार्कर से लिख रही थी, ये लिखा है मैंने सारा, इसकी इंक ये भी जो है वो केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत है। केमिस्ट्री से जो है वो इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये सारा कुछ केमिस्ट ने जो है वो किया हुआ है। हमारे घर के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं, हम साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं हाथ धोने के लिए, साबुन की इंडस्ट्रीज़ जो है वो, पेंट की इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जितनी भी लगी हुई हैं, ये सारी जो है वो केमिस्ट्री के जो है वो मरहून मिन्नत हैं। केमिस्ट जो है वो वहाँ पर डिफरेंट काम करें, मेडिसिन बना रहे हैं। आपके पास प्लास्टिक की इंडस्ट्री आ गई, प्लास्टिक कैसे बन रहा है, लेदर कैसे बन रहा है, हमारे कपड़े वगैरह जो है वो, ये सारा कुछ जो है वो केमिस्ट्री जो है वो कर रही है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की देखें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो इसे जो है वो इसीलिए भी पढ़ना ज़रूरी है। फिर आपको पता है हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। अब हमने इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ लगा रही हैं अपने फ़ायदे के लिए, मैन मेड चीज़ें हम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका जो है वो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उनको बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। फिर उनके बनाते हुए कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो वेस्ट मटेरियल के तौर पर होती हैं, उनको जो है वो हम डिस्पोज़ अच्छे तरीके से नहीं करते, उनको ज़ाया नहीं हम अच्छे तरीके से कर रहे, तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में इर्द गिर्द ही मौजूद हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और वो हमें नुकसान पहुँचा रही हैं, ठीक है। पोल्यूशन कॉज हो रही है। फिर जो है वो हमने जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगा रही, लैंड हमारे पास कम पड़ रही है, उसके लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से इसके जो है वो जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पर इसके नुकसानात भी हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ें और अच्छे से केमिस्ट बने, और जहाँ हमने जो है वो इन चीज़ों को बनाने के तरीके सीखे हैं, तो इनके साथ साथ जो इनकी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के तरीके भी हम सीखें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से ही कोई ना कोई ऐसा साइंसदान ज़रूर बनेगा जो आगे जाके जो है वो पोल्यूशन को कम करने की तरफ जो है वो तवज्जो देगा, ठीक है। ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी बात जो है वो इसमें समझ नहीं आई तो आप लोगों ने जो है वो मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। जब तक आप लोग मुझे नहीं बताएंगे कि आप लोगों को लेक्चर कैसे लग रहे हैं तो मैं आगे जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकूँगी। मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को जो है वो ये इजी लग भी रहा है कि नहीं, समझ भी आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को जो है मुझे रिस्पांस देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
रेड बटन आइकॉन जो आपको नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको जो है वो आप लोग ज़रूर जो है वो प्रेस करें और इन लेक्चर्स को अपने जो है वो क्लास फेलोज़ और डिफरेंट स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन तक जो है वो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो घर बैठ के इन लेक्चर से इस सिचुएशन में जो है वो फ़ायदा उठा सकें। ये नहीं कि आप लोगों के वेकेशन चल रहे हैं, आप लोगों ने घर में बैठकर जो है वो पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपके जब एग्ज़ाम्स हैं आप उनके लिए फुली प्रिपेयर्ड हों। इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ आता हो, ठीक है, आपका वक्त ज़ाया ना हो। चलते हैं इसी उम्मीद पर कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और इस लेक्चर को आप लोगों ने ज़रूर बुक से भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।